नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम आवन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका अपना स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने अंग्रेजों के स्थायित्व के बारे में जाना। किस प्रकार भारत में आते हैं, किस प्रकार कौन कौन सर्वप्रथम या पहले या कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में जाएगा, या उनके द्वारा क्या क्या कारनामे किए गए, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात की है। जिसमें अंग्रेजों के आने और जाने और जिस प्रकार उन्होंने अपने स्थायित्व को बढ़ाने का काम किया है, किस प्रकार उन्होंने पूरे देश भर में अपने व्यापार को बढ़ाने का काम किया है, किस प्रकार उन्होंने देश पर आगे शासन करने का काम करेंगे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जो अंग्रेजों के बारे में हमने ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो पीछे क्लियर कर दिए हैं, जिसमें हमने जाना कि वो किस प्रकार सर्वप्रथम कौन पहले भारत में आता है, क्या भूमि या स्थल मार्ग से कौन आता है, समुद्र मार्ग से कौन आता है, या किस प्रकार ये किस उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई है। तो उसी के उपरांत हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। उसी के बाद देखेंगे हम बंगाल उदय, जो अंग्रेजों के बाद है। जो बंगाल उदय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम बंगाल उदय के बारे में जानेंगे। बंगाल उदय के बारे में, बंगाल उदय बंगाल उदय बात करें बंगाल की, कि बंगाल कौन सा जो प्रांत है या कौन सा राज्य की भारत में कौन सा ऐसा स्थायित्व है जिसमें बंगाल अपना स्थायित्व रखता है, या कौन सी ऐसी मार्ग है जिसमें बंगाल अपना स्थायित्व रखता है। बात करें यहाँ ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है बंगाल, जो बंगाल के हिस्सा, जो भारत का ये पूर्वी हिस्सा है, जिसमें आप देख रहे हैं मार्किंग, तो इसी को बंगाल कहा गया है। बंगाल इसी को कहा गया है, बंगाल कहा गया है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे किस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर पहली बार अपनी व्यापारिक कोठी डाली गई है, या अंग्रेजों के द्वारा या फिर फ्रांसीसी या फिर उनके द्वारा डाली गई है, जो भी कंपनी डाली गई है उन्हीं के बारे में हमने जाना कि ज़्यादातर जो कमेटियाँ हैं, जो यहाँ पर डालने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि जो वाटर बॉडी है भारत की, ऐसी कुछ जो व्यापारी हैं कुछ इस प्रकार आए हैं, या कुछ व्यापारी इस प्रकार आते हैं या इस प्रकार आते हैं, तो अपनी फैक्ट्री को डालने का वहाँ काम करते हैं, जिससे उन्हें इस प्रकार इधर साइड के जो देश हैं उन पे व्यापार करना है, इधर साइड के देशों में व्यापार करना है, तो यहाँ से आसानी हो जाती है कि यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी डाली तो यहाँ से भी करते चले गए। उधर जैसे चीन हुआ, इंडोनेशिया हुआ, म्यांमार हुआ, इन देशों में भी अपनी म्यांमार का जो ये तो हिस्सा भारत का ही है, लेकिन जो इनके साइडों में जो प्रांत हैं या देश हैं उनको आसानी से कवर किया जा सके, तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर बंगाल में अपनी कम्युनिटियाँ या अपनी व्यापारिक कोठियों को डालने का काम किया गया। इसी से भारत में इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम आज बंगाल उदय के बारे में जानेंगे कि बंगाल का उदय किस प्रकार होता है। बंगाल के उदय के बारे में, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उपरांत बंगाल में कई कई प्रकार के समर्पण होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे जो 1700 ईस्वी पूर्व में है, 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने बरख्शियार को औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब के बाद आएगा फरुखसियार, मुर्शिद मुर्शिद कुली खान को यहाँ का दीवान मुर्शिद कुली खान को यहाँ का दीवान बनाकर, दीवान यानी यहाँ का जो बंगाल जो एरिया है, बंगाल प्रांत जो है, वहां पर ये क्या काम करेगा कि ये यहाँ पर प्रांत में टैक्स वसूलने का काम करेगा। दीवान जो है वहाँ का दीवान जो बनाकर भेजा है मुर्शिद कुली खान को, बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया, दीवान बनाकर मुर्शिद कुली खान को
बंगाल का दीवान बनाकर कर एकत्रित दीवान बनाया। दीवान बनाया जो वहां का कर एकत्रित कर सके, जो जो है कर एकत्रित कर सके। मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाकर वहां पर कर वसूलने के लिए रखा गया। किसको? मुर्शिद कुली खान। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किस वर्ष? 1700 ईसा पूर्व में बंगाल का दीवान बनाया। किसे? मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, यहाँ तक आप देखते हैं। आगे आगे देखिए, जो मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया है, तो वहां पर भी क्या बदलाव करता है मुर्शिद कुली खान बंगाल में? मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान जो बंगाल की राजधानी है उसे ढाका से कहाँ ले जाता है? मुंगेर मुर्शिदाबाद ले जाता है। मुर्शिद कुली खान बंगाल की जो राजधानी है, बंगाल की राजधानी क्या है? ढाका। बंगाल की राजधानी, बंगाल की राजधानी, बंगाल की राजधानी को, बंगाल की राजधानी क्या है? ढाका। जो उस टाइम में क्या थी? ढाका। ढाका को मुर्शिदाबाद ले जाता है। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद ले जाता है। कौन ले जाता है? मुर्शिद कुली खान। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले जाता है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल की राजधानी ढाका से, ढाका को मुर्शिदाबाद ले जाता है, या मुर्शिदाबाद ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाता है। उसी के बाद देखेंगे जो मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद कुली खान 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत यह क्या करता है? मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान बंगाल राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले जाता है। उसके उपरांत 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में फर्रुखसियाब, 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 फर्रुखसियाब जो जिसे शिष्टमंडल के द्वारा, जो विलियम हैमिल्टन के द्वारा शाली चिकित्सा के द्वारा एक भयंकर रोग से बचाया गया, वही फर्रुखसियाब। फर्रुखसियाब ने मुर्शिद कुली खान को, मुर्शिद कुली खान को मुर्शिद कुली खान को एकत्र राजस्व एकत्र, मुर्शिद कुली खान को सूबेदार बनाता है। सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार नियुक्त करता है। नियुक्त करता है। कौन करता है? मुर्शिद कुली खान को फर्रुखसियाब के द्वारा 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। बंगाल का बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। इसके बाद जो बंगाल का सूबेदार इसे नियुक्त करता है मुर्शिद कुली खान को, मुर्शिद कुली खान क्या करता है? मुर्शिद कुली खान यहाँ पर एक इबादतदारी प्रथा स्टार्ट करता है। इबादतदारी था यानी जो इबादतदारी था यानी एक राजस्व जो कर है, यहाँ का जो राजस्व कर है यानी जो टैक्स है, उसको वसूलने के लिए एक बोली लगाई गई कि उसको वसूलने के लिए इबादतदारी के द्वारा एक बोली लगाई जाती है जिसमें टैक्स की एक लिमिट तय की जाती है। बंगाल में इबादतदारी प्रथा, बंगाल में इबादतदारी प्रथा शुरुआत किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खान के द्वारा सूबेदार बनाया जाता है। और इसने इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा इजाददारी, इज्जेदारी,
की व्यवस्था इजारादारी की व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। प्रारंभ की जाती है इसके द्वारा इजाबदारी की प्रथा जो है, इजाबदारी की प्रथा या व्यवस्था प्रारंभ की जाती है इसके द्वारा मुर्शिद कुली खान के द्वारा। इसी के उपरांत देखेंगे अलवर्दी खान जो है, अलवर्दी खान अलीवर्दी खान अलीवर्दी खान जो 1740 से 1756 पर गद्दी पर बैठ रहा है, जो गद्दी पर बैठता है 1740 से, वो अलीवर्दी खान जो है 1740 से 1756 तक गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? अलवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल पर गद्दी पर बैठता है। इस समय मुगल शाहजहां मुगल बादशाह कौन है इस समय? इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह है। अलवर्दी खान 1740 से 1756 तक गद्दी पर बैठेंगे, बंगाल की गद्दी पर बैठेंगे। और इस समय मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। इसने अलवर्दी खां को नवाब की उपाधि से पदवी दी। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने अलवर्दी खां को नवाब की उपाधि से नवाजा या पदवी दी। नवाब की पदवी दी। यानी उसे नवाब का पद दिया। किसको? अलवर्दी खां को किसने दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे नवाब की पदवी दी। इसी के उपलक्ष्य देखेंगे जो सिराजुद्दौला है, उसके बाद जो अलवर्दी खां के बाद 1756 के बाद कौन बैठता है? अलवर्दी खां के बाद उसका जो नाती है सिराजुद्दौला, जो उसका अलवर्दी खां का जो नाती है, अलवर्दी खां के बाद कौन शासक बनेगा? सिराजुद्दौला जो 1756 से 1757 तक बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठेगा। नवाब था जो बंगाल की गद्दी पर बैठा। नवाब की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? सिराजुद्दौला, जो 1756 से 1757 तक नवाब की पदवी पर बैठा। इसने अंग्रेजों को, अगर आपने सुनी हो, जो अंग्रेजों को किलेबंदी के दौर पर अंग्रेजों को इसने अंग्रेजों को अपने किलेबंदी करने लगे। जब इसके काल में आए
अंग्रेज अपनी किलेबंदी करने लगे। अंग्रेज अपनी किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी क्यों करने लगे? क्योंकि उस टाइम पे इसका दबदबा थोड़ा ज़्यादा था, सिराजुद्दौला का दबदबा थोड़ा अधिक था, जिससे अंग्रेज अपने जो अपनी व्यापार जहाँ पर वो उनका रहने का स्थान था वहाँ पर वो अपनी किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी करने लगे वह किलेबंदी करने लगे वह मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे। जो उनको द्वारा जो दिया गया, भारत के शासकों के द्वारा उन्हें दिया गया व्यापार करने के लिए, वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे। मैग्ना कार्टा, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसे वो अपने मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे। वे अपने मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे। अगर नोट्स बनाने के उपरांत से लिखे तो वो अपने मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे। मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में जो सिराजुद्दौला है, इसको ये बात थोड़ी बनी ही नहीं, तो जो अपने मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे, तो उसी के दौरान 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के द्वारा कुछ अंग्रेजी है 146, उसने अंग्रेजियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से कुछ मात्र 23 ही ऐसे अंग्रेज थे जो बच पाए। काल कोठरी यानी एक ऐसा एक इस टाइप का कमरा था कि उसमें केवल 146 लोगों का रहना काफी बेहद मुश्किल था। उसमें भिज-कुच कर उनकी जानें चली गई। तो उसी के दौरान जो काल कोठरी घटना है किसके 1756 के काल में हुई, उसी के दौरान हम जानेंगे कि 1756 उसने काल कोठरी घटना का वर्णन इस प्रकार पता चलता है कि काल कोठरी घटना का वर्णन जो काल कोठरी घटना है उसका वर्णन हमें किस प्रकार पता चलता है? जेड हॉलवेल की किताब के द्वारा। जेड हॉलवेल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा। जेड हॉलवेल ने एक पुस्तक में अपनी पुस्तक में बताया, अपनी पुस्तक में बताया, पुस्तक का नाम पुस्तक में बताया है। जो पुस्तक है क्या है वो? अलाइव द वंडर, जो बुक का नाम है जिसमें अलाइव द वंडर, उसमें अपना इसका वर्णन किया कि उसमें 146 अंग्रेजों को एक 4x4 कमरे में यानी चौखुंटे कॉर्नर कमरे में उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें 146 लोगों का रहना नामुमकिन है, जिसमें उनके दम घुटने के कारण 146 में से जो इसका कहना है 146 में से 23 लोगों के जो 23 लोग थे वो जिंदा बच पाए। उसमें 23 लोग जिंदा बच पाए। और इसी के दौरान जब कहते हैं कि इसके द्वारा 23 लोगों में से एक जो है जिंदा बचकर वो अंग्रेजों के पास चला जाता है और ये घटना के बारे में बताता है। तो इसी के उपलक्ष्य में 1757 की क्रांति जो है इसी के उपलक्ष्य में होती है, जो सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके जो सेनापति है मीर जो आगे चल के बात करेंगे। सॉरी, अलाइव द वंडर जो हॉलवेल द्वारा बनाई गई, हॉलवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, हॉलवेल के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है वो कौन है? अलाइव द वंडर। इसमें क्या घटना घटित है? काल कोठरी की घटना के बारे में
काल कोठरी की घटना के बारे में बताया गया है। अलाइव द वंडर में काल कोठरी की घटना के बारे में बताया गया, जिसमें दरअसल बात ये थी कि जब अंग्रेज अपने मैग्ना कार्टा का दुरुपयोग कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला कुछ अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में उनको बंद कर देता है, जिसमें से उनकी दुर्घटना, जो उनकी दम घुटने या फिर एक सड़क पर दबने के कारण उनकी मौत हो जाती है। जिसमें से 23 लोग, जो 23 अंग्रेज हैं वो बच जाते हैं। उनमें से एक बचकर अंग्रेजों के पास यह सारी सूचना बता देता है, जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, जिसके द्वारा नहीं, जिसके जो बताती है उसके उपरांत ही इसकी पुस्तक लिखी जाती है, जो उसके द्वारा बताएगी। ये अभी तक ये भी स्थापित नहीं है कि ये सच बात है या फिर कोई मिथ्या है या कोई मिथ्या बात है। तो इसी के उपरांत जो 1756 के उपरांत 1700 जब उसको अंग्रेजों को बताता, तो अंग्रेज इससे काफी रुष्ट होते हैं। तो 1757 की क्रांति, इसी के 1757 का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, 1757 का युद्ध किस प्रकार स्टार्ट होता है, इसी के उपरांत 1757 का 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है। 1757 का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध है स्टार्ट होता है। उसमें देखेंगे जो सिराजुद्दौला है, उसका जो सेनापति है, कौन है, इसका जो सेनापति है कौन है, जो अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है, मीर जाफर जो अंग्रेजों से मिल जाता है। अंग्रेज दरअसल ऐसी रणनीति में विश्वास रखते कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ, कब तक सेनापति की पदवी पर रहकर ये जिंदगी भर रहोगे, हम तुम्हें सेना का नहीं, हम तुम्हें ये जहांगीरदार यानी नवाब की पदवी देंगे। अगर आप हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम्हें नवाब की पदवी देंगे। जिसमें मीर जाफर जो इसका सेनापति है, किसका, सिराजुद्दौला को, अंग्रेजों की तरफ जाकर मिल जाता है ये सेनापति। और इसके उपरांत और भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। और कौन है, जगत सेठ जो बैंकर है, किसका बैंकर है, सिराजुद्दौला का जो बैंकर है। अगर आपका जो मान लो अगर आपकी शासन व्यवस्था है, उसमें आपका सेनापति, बैंकर और राजस्व जो भी है वो दुश्मन से मिल जाएंगे, तो आपकी व्यवस्था पर काफी सुदृढ़ प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के द्वारा राय दुर्लभ जो एक दीवान, जो दीवान है, टैक्स देने वाला दीवान जो टैक्स प्राप्त करता है, राय दुर्लभ। और जो थर्ड पर्सन है, फोर्थ पर्सन है, वो कौन है, इसके साथ जो मीर जाफर है, उसके साथ क्या है, 400 सैनिक। जब सेनापति है तो उसके साथ सैनिकों का भी ऐसा कुछ दल होगा जो उसके साथ जाता है। जो इसके साथ है, जो इसके अपोजिट में है, किसके अपोजिट, सिराजुद्दौला के, किसने, 4000 सैनिक। अगर बात करें सिराजुद्दौला की, जिसमें सिराजुद्दौला की अगर बात करें, सिराजुद्दौला की टीम में कौन कौन है, सिराजुद्दौला के उपरांत है सिराजुद्दौला के उपरांत कौन है, मीर मदन जो इसके वफादार हैं, यानी जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में भाग लेते हैं। प्लासी का युद्ध जो है किस के बीच, अंग्रेजों के जो सैनिक हैं, अंग्रेजी सैनिक 4000 अंग्रेजी सैनिक, और इसके सेनापति कौन है, सिराजुद्दौला का सेनापति जो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, मीर मदन जो इसके साथ है। और कौन है, मोहनलाल
मोहन लाल और इसके साथ सैनिक कितने हैं? सैनिक सैनिक की संख्या कितनी है? 50,000। 50,000 सैनिक। इसके साथ कितने सैनिक है? 50,000 सैनिक। इसके पास कितने? 4,000 सैनिक। 4,000 सैनिक और 50,000 सैनिक। अगर आप सोचा जाए कि 50,000 सैनिक ज़्यादा हैं या 4,000 सैनिक, तो किसकी अगर मुठभेड़ हो तो कौन से ज़्यादा जीतेंगे? तो इसी की अगर आप देखें तो मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति है। किसका सेनापति है? सिराजुद्दौला का। और जो है ये जगत सेठ है, ये इसका बैंकर है यानी जो इसके पैसे, जो इसकी पूंजी है या फिर इसकी जो संपत्ति है उसको संभालने का किसके द्वारा? जगत सेठ के द्वारा। राय दुर्बल जो है इसके टैक्स वैक्स को संभालने का काम करता है। लेकिन ये दुश्मन देश के यानी दुश्मन के साथ मिल जाते हैं तो, और 4,000 सैनिक यानी जो आपकी कमजोरी होगी वो इसको पता होगी क्या 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 कमजोरी है इसकी, तो इसलिए अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। तो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उसमें सिराजुद्दौला की हत्या जो किसके द्वारा की जाती है? इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और वहां से जब उसकी हार होने लगती है तो उसके द्वारा वहां से, अगर इनके द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, इनके द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाए, तो भागते समय उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? इसका जो पुत्र है, मीर जाफर का जो पुत्र है, इसके द्वारा कर दी जाती है, इसके पुत्र के द्वारा कर दी जाती है। मीर जाफर का जो बेटा है, मीर जाफर का जो बेटा है उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। मीर जाफर के बेटे के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र, मीर जाफर के पुत्र मीरन, मीर जाफर का पुत्र जो है मीरन, मीरन के द्वारा कर दी जाती है। कर दी जाती है। मीर जाफर के द्वारा, मीर जाफर का जो पुत्र है मीरन के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो बंगाल का इसके बाद सिराजुद्दौला के उपरांत अब बंगाल का जो नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों ने इसे ये शर्त पर इसके साथ शामिल हुए कि अगर तुम हमारा साथ दोगे हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो इसका उपरांत जो अगला बनता है मीर जाफर। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है जो कि अंग्रेजों की कठपुतली के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर अंग्रेजों की कठपुतली के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। कौन? मीर जाफर जो है अंग्रेजों की कठपुतली के तौर पर काम करेगा। यह अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ ले जाता है? यह अपनी राजधानी, जो मीर जाफर है, यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद यह अपनी राजधानी, यह है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से कहाँ जाता है? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। दरअसल बात ये थी, जब भी कोई इसको मीर जाफर को कोई काम करना होता था तो उसे अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ती थी, इसी चीज़ों से वो उनके द्वारा जो कहे गए कथनों के द्वारा यह वहां से परेशान होकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता बिना अंग्रेजों को बताए हुए।
तो मीर जाफर मुंगेर ले जाता है। तो उसी के उपरांत इस पर जो है यहाँ पर इसने तोपखाने क्या मुंगेर ले जाता है। तो इसमें द्वारा इसके द्वारा यहाँ पर इसके द्वारा इसने इसने तोपखाने यहाँ पर क्या तोपखाने व बंदूकों के कारखाने बंदूकों के कारखाने लगाए बंदूकों के कारखाने लगाए। किसने लगाए? मीर जाफर ने अपने स्वतंत्र होने के लिए उसने वहां पर मुंगेर ले गया अपनी राजधानी को। वहां पर उसने क्या किया, अपने बंदूक के कारखाने लगाए और तोपखाने लगाए। तो बंगाल के अंदर उसने एक फरमान जारी कर दिया कि बंगाल के अंदर उसने क्या कहा, एक फरमान जारी कर दिया बंगाल के अंदर अंग्रेजों से तंग आने के कारण उसने अपनी राजधानी मुंगेर ले गया मुर्शिदाबाद से। फिर वहां पर उसने तोपखाने और बंदूक के कारखाने लगाए और वहां बंगाल में एक फरमान जारी करता है बंगाल के अंदर व्यापार करने का एक फरमान जारी करता है। व्यापार करने का एक फरमान अंग्रेजों का मीर कासिम फरमान जारी करता है। एक फरमान जारी करता है जो अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसमें मीर कासिम ने रद्द कर दिया। फरमान जारी करता है बंगाल के अंदर व्यापार करने के लिए फरमान जारी करता है, जिसे मीर कासिम के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसमें अंग्रेजों के प्रतिबंध, कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया कि व्यापार करने के लिए ऐसे उपलब्धि तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज इसे मीर कासिम को हटाकर, जो मीर जाफर है इसको हटाकर, फिर इसके बाद क्या करते हैं, मीर कासिम के द्वारा हटवा देते हैं। मीर कासिम को यहाँ का वो बना देते हैं नवाब। मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना देते हैं। उसके उपरांत इससे हटवा देते हैं। मीर कासिम के द्वारा रद्द कराते हैं। इसके द्वारा मीर कासिम के द्वारा दरअसल मीर कासिम कौन है? ये दरअसल बीच में से एकदम मीर कासिम कहाँ जा गए? तो मीर कासिम की बात यह है कि जब मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों की बात नहीं सुनता है, तो वहाँ अंग्रेज उसे हटाकर मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना देते हैं। तो मीर कासिम के द्वारा, जो मीर जाफर के द्वारा बंगाल के अंदर व्यापार पर उन प्रतिबंध लगाया गया एक फरमान के द्वारा, तो उसके द्वारा जो अंग्रेज मीर जाफर को नवाब बनाकर उससे फरमान रद्द करा देते हैं। इसके बाद करें 1764 होगी। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, वर्ष 1764, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या होता है? दरअसल बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? हेक्टर मुनरो। और वर्सेस किसके बीच? मीर कासिम
मीर कासिम, मीर कासिम के साथ कौन कौन है? शुजाउद्दौला, 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 वो सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला है। सिराजुद्दौला पहले था, शुजाउद्दौला बाद आया, जो मीर कासिम के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने का काम करेगा। और शाह आलम द्वितीय, आलम, शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय। दरअसल ये बात यह है कि जब मीर कासिम जो है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र विचार का व्यक्तित्व था, जिसने अंग्रेजों के जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को वहाँ का नवाब बनाया, तो मीर कासिम उनकी अंग्रेजों की बात ना मानकर वो अपने आप ही राज्य संभालने का काम करता था, अंग्रेजों की ना चाहते हुए भी। तो मीर कासिम ने सोचा क्यों ना अंग्रेजों को एक बार में ही इन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया जाए। तो वह किसके साथ मिलकर, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर वो अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध करने का आरंभ करते हैं, जिसमें मीर कासिम, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनमें युद्ध होता है। इनमें युद्ध होता है। इस युद्ध में, यह जो युद्ध है, यह अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत में शासन है उसकी शासन व्यवस्था को बदल कर रख देता है। इस युद्ध का जो प्रमाण है, इससे अंग्रेजों को काफी लाभ पहुंचता है, इससे काफी लाभ पहुंचता है। तो वो लाभ देखते हैं क्या होता है। जो मीर कासिम है, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन तीनों को एक साथ पराजित कर दिया जाता है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जिससे संपूर्ण क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का। ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो बंगाल है, बंगाल का शासन करता है, ये बंगाल पर शासन करता है और यह दिल्ली पर शासन करता है। यह मध्य भाग जो है, बंगाल और दिल्ली के मध्य भाग पर दिल्ली के मध्य भाग जो आता है, उसके शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये दोनों, अब ये भारत के क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पर जो स्थायित्व है, दिल्ली जो सेंटर है, भारत की राजधानी है, वहाँ पर किसका, शाह आलम द्वितीय जो है उसको हरा देती है। और शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों को हराकर बक्सर के युद्ध के दौरान ही जो इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर नींव डल जाती है कि वो भारत पर शासन करने के लिए उत्तरदायित्व हो चुकी है, भारत पर शासन करने के लिए उत्तरदायित्व हो चुकी है। यही एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें बक्सर के युद्ध के दौरान ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन निर्धारित करती है, बात करें जो, अगर मोटी मोटी बात करें, जैसे नोट करने लायक बातें हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी जो 1757 ईस्वी में के बाद अंग्रेजों को भारत में 1757 के बाद अंग्रेजों को, इस युद्ध ने अंग्रेजों को क्या क्या प्रदान किया था उसके बारे में, अंग्रेजों को भारत में रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया किसका, शासन करने का जो सिराजुद्दौला के साथ जो उसके सेनापति है, उनको अपने साथ मिलाकर उससे युद्ध करता है, उसे वहां पर हरा देता है। तो जिससे वहां पर उन्हें शासन करने का रास्ता मिल गया है। उसी के बाद शासन करने का रास्ता मिल गया। और जो 1764 का बक्सर का युद्ध है, 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, इसमें शासन व्यवस्था को, जो 1764 में बक्सर का जो युद्ध है, इसमें अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह से शासन करने का,
भारत में पूरी तरह से शासन करने का, भारत में पूरी तरह से शासन करने का रास्ता मिल गया, पूरी तरह से शासन करने का रास्ता मिल गया। वो सब स्वतंत्र रूप से भारत पर राज्य शासन कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। किसके द्वारा? 1764 के बक्सर के युद्ध के द्वारा। दरअसल लगा उन्होंने ये कि बक्सर के युद्ध में कि सिजाउद्दौला जो है वो मीर शाह आलम द्वितीय और उसके साथ मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों को हरा देगा, लेकिन इसका उपरंत हुआ कि तीनों को हरा देता है और अपने स्थायित्व को निर्धारित कर देता है। कौन? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इसे अर्थात अंग्रेजों को इस युद्ध को निर्णायक युद्ध सत्ता स्थापित हो गया। इस युद्ध का जो निर्णायक युद्ध जो 1764 का बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से, बक्सर के युद्ध में निर्णायक रूप से अंग्रेजों को, निर्णायक रूप से अंग्रेजों को सत्ता प्राप्त हो गई। अंग्रेजों को निर्णायक रूप से सत्ता स्थापित कर ली, स्थापित कर ली। यह ऐसा पल है जिसमें अंग्रेज अपनी संस्था स्थापित कर लेते हैं। किसके द्वारा? 1764 के बक्सर के युद्ध में तीनों को हराकर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। और जानकारी के लिए हम आगे क्लास, निरंतर क्लास लाते रहेंगे, जिसमें देखेंगे आप किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में शासन व्यवस्था है उसको किस प्रकार से बदला और किस प्रकार उस पर शासन किया, तो उसी के बारे में हम जानने का काम करेंगे इसके द्वारा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।